हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनका प्रतिरोध का हम लोग संयोजन कर रहे थे। तो प्रतिरोध का संयोजन हम दो तरीके से कर रहे थे, एक समांतर क्रम संयोजन था और दूसरा हमारा कैसा था, श्रेणी क्रम संयोजन था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग संधारित्र का संयोजन करेंगे सेम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको दो तरीके के संयोजन पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हमें पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम पढ़ना है, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ना है और साथ में संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, इन चीजों की हम बातचीत करेंगे। एक एक बात को हमारी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इसके साथ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट इन दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि उस संधारित्र के ऊर्जा के फार्मूले से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। और एक एक आप जानते हैं कि जिस प्रकार कौवे ने घड़े में एक एक कंकड़ डाल करके पानी को ऊपर ले लिया था, उसी तरीके कहते हैं ना, एक एक नंबर से क्या होगा, आपका परसेंटेज बनेगा। तो एक एक नंबर की बात भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है संधारित्रों का संयोजन और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें दो तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़ना है। एक हमारे पढ़ना है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। तो कौन सा है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन है। अब यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ये याद रखना है कि जब भी आप कैपेसिटर बनाएंगे तो कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं और दोनों की दोनों प्लेटें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इनकी हाइट बराबर होना चाहिए। अगर एक की हाइट कम और एक की हाइट ज्यादा हो गई तो ये जो कैपेसिटर है आपका, ये तुरंत बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एक आपका ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर ये है और ये मान लीजिए तीसरा हमारे पास ये तीसरा कैपेसिटर है। तो तीन कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर है बेटा? तीन कैपेसिटर है। और इन तीनों कैपेसिटर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला कैपेसिटर है, दूसरा है और तीसरा है। यानी पहले कैपेसिटर को यहां से हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है, जिसके कारण कैपेसिटर की इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको चीजें दिखें और समझ में भी आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। जैसे ध्यान से देखिए, एक कैपेसिटर, डेरिवेशन इसका बहुत छोटा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए इनको करीब कर देता हूं, थोड़ा सा आसानी हो जाए। दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। मान लीजिए हमारे पास बेटा ये कितने कैपेसिटर हैं, तीन कैपेसिटर हैं। ये हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, तीन कैपेसिटर हैं। ठीक है, कितने कैपेसिटर है, तीन। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक पहला कैपेसिटर है, ये यहां से यहां तक एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। हमने क्या किया, पहले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है उसको दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दिया और जो दूसरा कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है उसको तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया। ठीक है, और तीसरे कैपेसिटर की जो बेटा क्या, हमारे तीसरे कैपेसिटर की जो हमारी दूसरी प्लेट है उसका संपर्क हमने पृथ्वी से कर दिया। हमने कहा था पृथ्वी से संधारित्र में संपर्क करना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर पहले संधारित्र यानी पहले कैपेसिटर की जो पहली प्लेट है उसको हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज देने से हुआ क्या कि इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज आया। इसके संपर्क में प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट पर कैसा चार्ज आने वाला है, निगेटिव चार्ज आने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने क्या किया है, तीन, यानी इस पहला संधारित्र इसकी कैपेसिटेंस धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता क्या है, C3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे बेटा संधारित्र है इनके यहाँ पर ये टर्मिनल है, तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल कितना है, V3 है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है और इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल क्या है, V3 है। क्लियर है?
ये आप जानते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना एक बात, आपको ये हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, किसका, संधारित्र का, तो संधारित्र का जब हम श्रेणी क्रम करते हैं उसमें एक खास बात ये होती है कि जितने भी इसमें संधारित्र यूज किए जाएंगे, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 1000, 10,000, कितने भी आप संधारित्र यूज कर लें, अगर उनको आपने सीरीज में यूज किया है, अगर उनको आपने सीरीज में जोड़ा है, तो हर एक संधारित्र का जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो बेटा कैसा होगा, नियत होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पहचानने का तरीका होता है कि अगर मान लीजिए आवेश नियत है, आपने दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया, अब आपको ये पता करना है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसको पता करने के लिए आप उन हर एक संधारित्र का पोटेंशियल चेक, चार्ज चेक कर लीजिए। अगर सबका चार्ज नियत आ रहा, सबका चार्ज बराबर आ रहा है, तो दैट मीन्स वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कहलाएगा। बात क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसमें आवेश बेटा क्या होता है, नियत होता है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि 3 संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनकी धारिता C1, C2, C3 है तथा जिनका विभव V1, V2, V3 है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जो हमारे पास बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव यहाँ से यहाँ तक का कुल विभव कितना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं बेटा कुल विभव क्या हो जाएगा, V। तो किसको जोड़ेंगे, इसके पोटेंशियल को जोड़ेंगे, इसके पोटेंशियल को जोड़ेंगे और इसके पोटेंशियल को जोड़ देंगे, तो हमारा कुल विभव निकल आएगा। किंतु एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V होता है। क्या होता है, Q/V। अब यहाँ पर देखिए हमें किसको निकालना, V1 निकालना, V2 निकालना, V3 निकालना, क्योंकि Q तो नियत है, तो इसको नहीं निकालना है। C तो पहले से हमारा नेतांक है, इसको नेतांक ही माना जा रहा। तो वेरिएबल कौन है, V1 है। अगर देखो यहाँ पर एक बात समझ लो, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास फार्मूला है, ठीक है, ये किसका, धारिता का फार्मूला है। अगर मान लीजिए आवेश नियत होगा तो ये वेरिएबल होगा, ये कैसा होगा, वेरिएबल होगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो वेरिएबल कौन होगा, ये होगा। ये बात हमारी याद रखना। तो यहाँ पर ये तो पहले से कांस्टेंट है ना, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। तो अगर आवेश नियत होगा तो विभव को V1, V2, V3 करके निकालोगे, और अगर विभव कांस्टेंट हो गया तो आप क्या निकालोगे, Q1, Q2, Q3 निकालोगे। यहाँ पर ये बात समझ लो, ये क्या है, अंतर हम आपको बता रहे हैं ताकि आप इसे तैयार कर सकें। तो ये हो गया। अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करें, इसको बेटा हम इधर ट्रांसफर करें, तो ये हमें जो मिलने वाला क्या मिलेगा, तो V बराबर हो जाएगा आपका Q/C। क्या हो जाएगा, Q/C। अगर इसके लिए हम मान लीजिए, अगर हम विभव V1 के लिए निकालें, क्या होगा जल्दी से बताइए। अगर हम बेटा विभव V1 के लिए निकालें, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि V1 बराबर क्या आएगा, Q तो कांस्टेंट है, इसलिए Q/ क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। दिख रहा है बेटा, क्या हो जाएगा, दिख रहा है, Q/C1 हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम बेटा V2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा। और इसी तरह से V3 के लिए निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण किससे मेरे बच्चे, 1 से। ये बात याद रखना, आवेश नियत है तो विभव निकालना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात क्या है, समीकरण किससे मेरे बच्चे, 1 से। तो समीकरण 1 कौन है, V है। अगर समीकरण 1 में V है तो V1 की जगह पे क्या रखना है, Q/C1। तो Q/C1 हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो बेटा यहाँ से Q कॉमन मिल जाएगा, तो 1/C1 मिलेगा, 1/ यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे बच्चे, Q निकल चुका है, तो 1/C2, और यहाँ पर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 1/C3। अब इस V को हम इसके यानी इस Q को V के नीचे भेजेंगे तो V/Q हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम लोगों ने अभी पीछे क्या पढ़ा है कि भैया C बराबर होता है Q/V होता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है। अगर हम इसको पलट देंगे तो इसलिए V/Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/C हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई भाई। C बराबर क्या है, Q/1 है, क्या है, Q/V है। तो हमने क्या किया भैया, इसको पलट दिया, इसके जैसा बना लिया। चलो मैं इसको लिख देता हूँ। तो मैंने इसको जैसा बना लिया, तो यहाँ पर जब पलट दिया मैंने इसको, तो V तो ऊपर चला गया और Q कहाँ आ गया, नीचे आ गया।
तो v अपॉन क्यू, तो v अपॉन क्यू की जगह पे 1 अपॉन सी रख सकते हैं, इसलिए 1 अपॉन सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। तो ये बेटा हमने कितने संधारित्र जोड़े हैं? 3 संधारित्र को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। लेकिन आपने मान लीजिए 3 की जगह 4 जोड़े होंगे तो 1 अपॉन C4 हो जाएगा, 5 जोड़ोगे 1 अपॉन C5, 6 जोड़ोगे तो 1 अपॉन C6। उनको सबको आपको इसी तरीके से जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेटा क्या देखा? ये हम लोग ने देखा है श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पर देख लिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमें जल्दी से बताइए। अब बेटा देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है बेटा? समांतर क्रम संयोजन है। अब समांतर क्रम संयोजन की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो विभवांतर होता है वो नियत होता है, यानी हर एक संधारित्र की जो 2 प्लेटें उनके बीच जो विभव का अंतर होगा वो सेम होगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया? विभवांतर नियत हो गया। यानी अब अगर आपने कई संधारित्रों को आपने किसी क्रम में जोड़ा है और आप ये पता करना चाहते हैं कि वो समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है, तो आपको उसका विभवांतर आप चेक करेंगे। अगर सभी का विभवांतर सेम आ रहा है तो दैट मीन्स उनका कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम है। लेकिन अगर उनका यानी उनका जो विभवांतर है वो सेम नहीं आ रहा, अलग अलग विभवांतर आ रहा है, तो आप उसके बाद क्या चेक करेंगे? आप आवेश चेक करेंगे। लेकिन सबका आवेश क्या है? एक जैसा है। आवेश नियत हो जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर पोटेंशियल यानी विभवांतर, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर आपका बेटा क्या हो जाए? नियत हो जाए, इसका मतलब वो आपका कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखिए आइए हम ज्ञात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो टोटल कैपेसिटर मतलब हम कह सकते हैं कि तुल्य धारिता निकालते हैं। यहाँ पर तुल्य धारिता कितनी आएगी जब हम 2 या 2 से अधिक संधारित्र को आपस में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आइए हमारे साथ ध्यान दीजिएगा जरा। हमने आपको बताया था कि फार्मूले में क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V होता है। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर इस बार V कांस्टेंट हो गया, मतलब वेरिएबल कौन रहेगा? Q रहेगा। तो इस बार हम क्या निकालेंगे? कुल आवेश निकालेंगे। तो पहले इसका हम जरा फोटो बना लेते हैं। एक संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र ये है, ध्यान से देखिएगा, और तीसरा संधारित्र ये। तो 3 संधारित्र हैं और इनकी पहली प्लेट को, सबकी पहली प्लेट को हमने क्या किया? एक पॉइंट से जोड़ दिया और इस पॉइंट को हमने प्लस Q चार्ज दिया। इनकी दूसरी प्लेट को हमने बेटा क्या किया है? इसका संपर्क हमने पृथ्वी के साथ कर दिया। तो दूसरी प्लेट का संपर्क यानी सबकी दूसरी प्लेट का संपर्क, यानी ये पॉइंट मान लीजिए A और दूसरा पॉइंट है B, और B पॉइंट का संपर्क किसके साथ कर दिया मेरे बच्चे? पृथ्वी के साथ कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? किसके साथ कर दिया मेरे बच्चे? पृथ्वी के साथ कर दिया। अब इस पर जो आवेश था वो प्लस Q है, इस पर आवेश क्या है? वो भी प्लस Q है, और इस पर भी आवेश क्या है? प्लस Q है। लेकिन इस पर जो आवेश है वो प्लस Q1 है, इस पर Q1 है, Q2 हो जाएगा क्योंकि दूसरी प्लेट है, और इस पर आवेश क्या हो जाएगा? Q3 तीसरी प्लेट। क्लियर है? और यहाँ पर इस पर जो निगेटिव वाला होगा Q1 हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव Q2 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा निगेटिव Q3 हो जाएगा। तो हर एक प्लेट पर अलग अलग आवेश है, और ये संधारित्र है तो इसकी जो धारिता होगी वो बेटा क्या होगी? इसकी धारिता को C1 मान लीजिए, इसकी धारिता को C2 मान लीजिए, और इसकी धारिता को C3 मान लीजिए। कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। तो 3 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं बेटा? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम की खास बात क्या है कि इसमें से जो विभवांतर होता है वो नियत रहता है। क्लियर है? इसका भी विभवांतर नियत है, इसका भी नियत, यानी इनका जो विभवांतर है वो कैसा है? नियत है, यानी V कैसा है? कांस्टेंट है। तो सबके लिए V क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या इतनी प्यारी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? सबके लिए बेटा V कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। आई इतनी बात समझ में? तो V बेटा सबके लिए कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब चलिए, अब हम एक काम करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए V कांस्टेंट हो गया तो हम क्या निकालेंगे? आप यही लिखेंगे, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिता समांतर क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में नहीं बेटा, 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है, और जिन पर जो आवेश है वो क्या है? Q1, Q2, Q3 है, तथा इनका जो विभवांतर है वो नियत है। ठीक है। तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को
किसी ए बिंदु से जोड़ा गया और उसको प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो अर्थात तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी बिंदु बी से जोड़ा गया और उसका संपर्क पृथ्वी से कर दिया गया। तो अतः अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कुल विभव नहीं, वेरिएबल कौन है, आवेश, क्योंकि विभव तो क्या हो गया, नियत हो गया, तो वेरिएबल क्या हुआ, आवेश। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल आवेश। तो कुल आवेश आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस बेटा क्या हो जाएगा Q3। इसको मान लो समीकरण 1। क्या इतनी प्यारी सी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V होता है, वेरिएबल कौन है, V, तो Q का मान निकालना है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो Q यहाँ पे रोकेंगे तो C इसके पास चला जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो Q बराबर CV से अगर हम निकालेंगे, तो पहले अगर हम बेटा यहाँ से क्या निकालेंगे, Q, तो कुल आवेश यहाँ पर Q, इसको लिख लो, तो यहाँ से निकालोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C1V, और इसी तरीके से बेटा क्या निकालोगे, Q1, ये तो हमारा Q1 निकल के आया। फिर हम बेटा क्या निकालेंगे, Q2, तो Q2 आएगा C2V, और इसी तरह से बेटा हम Q3 निकालेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा C3V। तो ये बात समझ में आपको आ गई। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण किससे, 1 से। किससे मेरे बच्चे, समीकरण 1 से। तो जब आप समीकरण 1 से जाएंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, वो Q बराबर बेटा आपको दिया गया है Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो यहाँ पर हमारे पास Q1 Q2 Q3 के मान है, तो ये कितने हैं, C1V C2V और प्लस बेटा क्या है, C3V। तो यहाँ से हमने Q1 Q2 Q3 के मान समीकरण 1 में रख दिए। तो जब समीकरण 1 में आप रखोगे तो यहाँ पे Q तो है ही है, यहाँ से V कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, C1 C2 और प्लस बेटा क्या बचेगा, C3। ये Q इसके बटे में आ जाएगा, V बटे में आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस बेटा क्या बचेगा, C3। और Q अपॉन V बराबर बेटा क्या होता है, C होता है, इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस बेटा क्या हो जाएगा, C3। ये देखिए। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, चूंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, इससे हमने यहाँ पर Q अपॉन V की जगह पे C रख दिया। तो क्या हुआ, जब समांतर क्रम में हम बेटा संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से निकलती है। यानी आप 2 संधारित्र लीजिए, 10 लीजिए, 50 लीजिए, अगर आपको उनको समांतर क्रम में जोड़ने के बाद अगर उनको तुल्य धारिता निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, C, जहां पर क्या है, तुल्य धारिता है, C1 C2 C3 C4 C5 जितने भी संधारित्र हों अगर उनको आपने समांतर क्रम में जोड़ा है तो इसी तरीके से आगे फार्मूला C4 C5 C6 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करिएगा, जो बातें कहीं उनको जरूर याद रखना। क्या बताया, शरीर कॉम्बिनेशन पहचानने के लिए क्या है, आवेश नियत होता है, प्रत्येक संधारित्र का आवेश नियत होगा, जबकि समांतर कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है कि उनका जो विभव होगा वो नियत होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जल्दी से इसका नोट करिए बेटा।